हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स प्रोफिशिएंसी। आज की क्लास में हम कवर करके चलेंगे काइंड्स ऑफ कंपनी, यानी कि कंपनियां जो कितने टाइप की होती हैं। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल कॉमर्स प्रोफिशिएंसी को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए ताकि जब भी मैं न्यू वीडियो अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाए, आप वीडियो को सबसे पहले देखें और आपकी स्टडी बूस्टअप हो। काइंड्स ऑफ कंपनी में क्या है, मैंने आपको लास्ट क्लास में कंपनी का मीनिंग और उसकी फीचर्स कवर करा दिए हैं। आज हम पढ़ेंगे कि इसके टाइप्स कितने हैं, यानी जो ये कंपनी है ये अलग अलग टाइप की होती है। जैसे अनलिमिटेड कंपनी, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी और कंपनी लिमिटेड बाय शेयर। कंपनी लिमिटेड बाय शेयर के आगे फर्दर पार्ट में डिवाइड किए हैं। इसमें कवर करके चलेंगे प्राइवेट कंपनी को, पब्लिक कंपनी को और वन पर्सन कंपनी को। एक एक करके हम हर एक जो पार्ट है इसका वो कवर करेंगे डिटेल में। तो आप क्लास को रेगुलर कंटिन्यू देखें, स्टार्टिंग से लेकर एंड तक, कुछ भी पॉइंट मिस ना करें क्योंकि ये इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है। अनलिमिटेड कंपनी नाम से ये एक्सप्लेन करती है अनलिमिटेड, यानी कि लिमिट नहीं है किसकी, लायबिलिटी की। यानी कि जो मेंबर्स होते हैं कंपनी के अंदर, उन मेंबर्स की जो लायबिलिटी है और उसकी लायबिलिटी की कोई लिमिट नहीं है। मतलब क्या है इसका, कि जब कंपनी को लॉस होता है या फिर कंपनी की जो प्रॉपर्टी है वो इतनी नहीं है कि जितने डेट हैं सारे चुकाए जाएं, तो फिर कंपनी क्या करती है कि जो मेंबर्स होते हैं उन मेंबर्स की प्राइवेट प्रॉपर्टी को बेच देती है और वहाँ से पैसा इकट्ठा करके अपने क्रेडिटर्स की पेमेंट कर दी जाती है। तो यहाँ पे मेंबर्स को बहुत ज़्यादा रिस्क इन्वॉल्व होता है, क्योंकि कंपनी क्या कर रही है कि मेंबर्स की प्राइवेट प्रॉपर्टी तक को बेच के अपने डेट को चुका रही है। तो यहाँ पे जो मेंबर्स की लायबिलिटी है वो क्या है, अनलिमिटेड है। यानी कि जो लायबिलिटी है वो उसके शेयर की फेस वैल्यू तक सीमित नहीं है, बल्कि मेंबर्स के प्राइवेट प्रॉपर्टी तक को बेच के है जो लायबिलिटी कंपनी को चुकाई जाती है। इस कारण से लायबिलिटी क्या होगी, अनलिमिटेड होगी है। एज अ रिस्क इन्वॉल्व इन सच कंपनीज टू हाई रिस्क, क्या होता है ऐसी कंपनी में बहुत हाई होता है। इसी कारण से ये इंडिया के अंदर नहीं पाई जाती, लेकिन कंपनी एक्ट के अंदर इसको परमिशन तो है और उसके बावजूद ये इंडिया के अंदर नहीं पाई जाती, क्योंकि यहाँ पे जो रिस्क इन्वॉल्वमेंट होता है मेंबर्स को वो बहुत ज़्यादा होता है। नेक्स्ट आती है कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। अब यहाँ पे तो अनलिमिटेड कंपनी थी, यानी कि कंपनी की जो लायबिलिटी थी, यानी कि कंपनी के मेंबर की जो लायबिलिटी थी उसकी कोई लिमिट नहीं थी, अनलिमिटेड थी। लेकिन यहाँ पे लिमिट कहाँ तक हो जाएगी, गारंटी तक। कई बार क्या होता है कि जो मेंबर्स होते हैं जब वो कंपनी के साथ जुड़ते हैं तो वो कंपनी को कहते हैं कि इन फ्यूचर जब कंपनी को बाउंड करते समय कोई लॉस होगा या कंपनी को पैसे की ज़रूरत पड़ेगी तो वो गारंटी दे देते हैं कि हम, मान लो एग्जांपल के लिए 10 लाख या 20 लाख तक गारंटी देते हैं कि हम इतना पैसा पे कर देंगे। अब जब एग्जैक्ट कंपनी को ज़रूरत पड़ती है पैसे की तो मेंबर जितनी उन्होंने गारंटी दी होती है सिर्फ वहीं तक पैसा पे करते हैं, गारंटी के बियॉन्ड जा कर के कुछ भी एक्स्ट्रा मनी पे नहीं की जाती मेंबर द्वारा। इस केस में क्या होता है कि जो कंपनी होती है, जो लायबिलिटी होती है कंपनी की मेंबर्स की, वो लिमिट करती है कहाँ तक, जहाँ तक मेंबर ने गारंटी दी होती है कि मेंबर ने गारंटी दी है कि जब कंपनी बंद की जाएगी तो अगर कंपनी को पैसे की ज़रूरत पड़ती है तो वो उन्होंने लिमिट डिफाइन कर दी है कि हम 10 लाख या 20 लाख कितने भी जिन्होंने गारंटी दी है, जितनी भी गारंटी दी है वहीं तक वो पैसा पे करने के लिए लायबल होते हैं मेंबर। द लायबिलिटी ऑफ इट्स मेंबर विल अराइज ओनली, यहाँ पे जो लायबिलिटी होती है मेंबर की सिर्फ तभी अराइज होगी जब कंपनी को बंद किया जाएगा। यानी कि सिर्फ बंद करने के टाइम पे जो मेंबर्स की लायबिलिटी अराइज होगी और मेंबर सिर्फ उतना ही पैसा पे करेंगे जितना मेंबर ने गारंटी दी है पे करने के लिए। नेक्स्ट आता है कंपनी लिमिटेड बाय शेयर, यानी कि यहाँ पे कंपनी की लिमिट कहाँ तक आ गई, शेयर तक आ गई। ये मैंने लास्ट क्लास में भी आपको बताया था, आज दोबारा फिर मैं आपको रिपीट कर देती हूँ। ये एग्ज़ाम्पल लिया था मैंने लास्ट क्लास में भी, आपको वही दोबारा मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। जैसे 100 शेयर हैं, 10 रुपये का ईच है, तो यहाँ पे जो कंपनी मंगवाती है वो एप्लीकेशन के ऊपर अलॉटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड कॉल के ऊपर मंगवाती है। अगर मेंबर्स ने ये पैसा दे दिया है, सिर्फ ये लास्ट कॉल रहती है, तो कंपनी सिर्फ उससे
अपने मेंबर से सिर्फ कितना मंगवा सकती है, 2 रुपये मंगवा सकती है। यानी कि यहाँ पे जो कंपनी की जो लिमिट है कहाँ तक है, शेयर तक है। यानी कि शेयर की फेस वैल्यू जितनी है कंपनी सिर्फ वहीं तक पैसा मंगवा सकती है अपने शेयर होल्डर से, उससे ज़्यादा पैसा नहीं मंगवा सकती। अगर शेयर होल्डर ने 10 के 10 रुपये पहले से पे कर दिए तो अब कंपनी उनसे कुछ भी नहीं मंगवा पाएगी, क्योंकि वो पूरा पे कर चुके हैं, शेयर होल्डर हैं जो। बुक में एक्सप्लेनेशन क्या दी है, कहते हैं कंपनी लिमिटेड बाय शेयर इन केस ऑफ सच कंपनी द लायबिलिटी ऑफ द मेंबर इज स्ट्रिक्टली लिमिटेड टू द एक्सटेंट ऑफ द नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर होल्डर हेल्ड बाय ईच ऑफ देम। यानी कि जो मेंबर्स होते हैं, जो शेयर होल्डर होते हैं, उनकी लायबिलिटी शेयर की नॉमिनल वैल्यू या फेस वैल्यू जिसे बोलते हैं, सिर्फ वहीं तक लिमिट होती है। जैसे मैंने एग्जांपल में आपको बताया था कि 10 रुपये, तो 10 रुपये क्या आती है उसकी शेयर की फेस वैल्यू, जिसे नॉमिनल वैल्यू भी कहते हैं। तो कंपनी मैक्सिमम 10 रुपये मंगवा सकते हैं अपने शेयर होल्डर से, उससे ज़्यादा नहीं मंगवा सकती। अगर मेंबर ने सारी पैसा पहले पे कर दिए, यानी 10 रुपये के 10 रुपये पहले से पे कर दिए, तो अब वो कुछ भी पे करने के लायबल नहीं है। अगर मेंबर ने कुछ पार्शली पे कर दिए, यानी कुछ पार्ट पे किया है, तो जितना रहता है उनका पे करना सिर्फ उतना ही पे करेंगे। जैसे मैंने आपको एग्जांपल में 10 रुपये लेके बताया था कि जो शेयर की फेस वैल्यू 10 रुपये, उसमें 8 दे दिए, 2 रहते हैं, तो कंपनी उससे सिर्फ 2 रुपये मंगवा सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं मंगवा सकती। सच ए कंपनी में भी सब डिवाइडेड इनटू प्राइवेट, पब्लिक एंड 1 पर्सन कंपनी। आगे इसको डिवाइड किया गया है प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी और 1 पर्सन कंपनी के अंदर। तो अब ये प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी और 1 पर्सन कंपनी क्या है, तो इसको एक एक करके हम कवर करते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं प्राइवेट कंपनी क्या होती है। एज पर सेक्शन 268 ऑफ कंपनी एक्ट 2013 ए प्राइवेट कंपनी इज़ वन विच बाय इट्स आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, कहते हैं जिसमें उसके आर्टिकल एसोसिएशन में बताया गया है रिस्ट्रिक्ट द राइट टू ट्रांसफर इट्स शेयर। यानी कि प्राइवेट कंपनी के जो शेयर होल्डर होते हैं वो अपने शेयर को ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। और यहाँ पे जो लिमिट होती है मेंबर की, यानी कि नंबर ऑफ़ मेंबर कितने हो सकते हैं, 200 तक हो सकते हैं। इन 200 के अंदर जो पास्ट और प्रेजेंट के एम्प्लॉय होते हैं उनको शामिल नहीं किया जाता, वो एक्सक्लूड होते हैं। प्रोहिबिट एनी इन्विटेशन टू द पब्लिक, यहाँ पे जब प्राइवेट कंपनी अपने शेयर को इशू करती है तो उस टाइम पे पब्लिक को इनवाइट नहीं कर सकती कि अब कंपनी के सिक्योरिटीज़ यानी कि शेयर और डिबेंचर में पैसा लगाया जाए। यानी कि यहाँ पे जो प्राइवेट कंपनी होती है वो अपने शेयर्स या डिबेंचर में पैसा लगाने के लिए पब्लिक को ऑफर नहीं कर सकती अपनी सिक्योरिटीज होती हैं। द नेम ऑफ एवरी प्राइवेट कंपनी, तो कहते हैं जैसे नाम होता है प्राइवेट कंपनी का, उसके लास्ट में उसको वर्ड प्राइवेट लिमिटेड लगाना ज़रूरी होता है, तभी तो डिफाइन होगा कि कंपनी क्या प्राइवेट है। तो ये इसकी फीचर्स थी। जो कंपनी है प्राइवेट कंपनी, ना ही तो पब्लिक को इनवाइट कर सकती शेयर में पैसा लगाने के लिए, ना ही उसके शेयर होल्डर है जो अपने शेयर को ट्रांसफ़र कर सकते। और जो लिमिट ऑफ नंबर ऑफ़ मेंबर्स है वो मैक्सिमम 200 है, इसमें पास्ट और प्रेजेंट को शामिल नहीं किया गया। अब पब्लिक कंपनी क्या होती है, पब्लिक कंपनी में सिंपल सा बोल दिया है कि पब्लिक कंपनी वो कंपनी जो प्राइवेट कंपनी नहीं है। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है, उससे आपको और भी ज़्यादा क्लैरिफिकेशन मिलेगी। प्राइवेट और पब्लिक कंपनी में डिफरेंस क्या है, सबसे पहले प्राइवेट है फिर पब्लिक है। जो नंबर ऑफ़ मेंबर्स होते हैं प्राइवेट में कम से कम 2 और मैक्सिमम 200 हो सकते हैं, और पब्लिक कंपनी में कम से कम 7 और मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं रखी गई है। इनवाइट टू पब्लिक, यानी पब्लिक को इनवाइट करना सिक्योरिटीज़ में पैसा लगाने के लिए, प्राइवेट कंपनी इनवाइट नहीं कर सकती, पब्लिक को अपने शेयर इशू नहीं कर सकती। लेकिन पब्लिक कंपनी जो होती है ये दुनिया को यानी कि पब्लिक को इनवाइट कर सकती है कि शेयर्स में पैसा लगाओ। ट्रांसफ़र ऑफ शेयर, ना ही ये पब्लिक को शेयर इशू कर सकती, ना ही इसके शेयर होल्डर जो होते हैं अपने शेयर को ट्रांसफ़र कर सकते। ये पब्लिक को शेयर इशू भी कर सकती है, और यहाँ पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होता शेयर के ट्रांसफ़र को लेकर के। प्रिपरेशन ऑफ आर्टिकल, प्राइवेट कंपनी जो होती है सभी प्राइवेट कंपनी को आर्टिकल प्रिपेयर करना पड़ता है, लेकिन पब्लिक कंपनी का जो आर्टिकल बनाने का इतना मैंडेटरी नहीं होता। अगर आर्टिकल नहीं बनाती पब्लिक कंपनी तो फिर उसे टेबल F शेड्यूल 1 के जो प्रोविज़न्स हैं जो वो बनाने पड़ते हैं, फॉलो करने पड़ते हैं, जो कंपनी एक्ट 2013 के अंदर डिफ़ाइन किए गए हैं। नंबर ऑफ़ डायरेक्टर, इसमें कम से कम 2 डायरेक्टर का होना ज़रूरी है। पब्लिक के केस में कम से कम 3 डायरेक्टर होंगे। यूज़ ऑफ वर्ड लिमिटेड, प्राइवेट कंपनी को अपने नाम के पीछे प्राइवेट लिमिटेड लगाना ज़रूरी होता है, जबकि
पब्लिक कंपनी अपने नाम के पीछे सिर्फ लिमिटेड वर्ड लगा सकती है। आई होप बच्चों कि आपको पब्लिक और प्राइवेट कंपनी कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट आता है वन पर्सन कंपनी, जिसे हम OPC बोलते हैं। वन पर्सन कंपनी क्या है? एक नया कंसेप्ट है जो रिसेंटली लॉन्च किया गया है। वन पर्सन नाम से क्लियर करता है कि जो कंपनी में पर्सन कितना होगा, सिर्फ एक ही होगा, एक ही पर्सन होगा, वो एक ही कंपनी है जो खोल सकते हैं। तो ये ऑब्वियस है कि अगर वन पर्सन खोलेगा, पब्लिक तो हो नहीं सकती है, कौन सी कंपनी हो सकती है? ये प्राइवेट कंपनी ही हो सकती है। तो कंपनी एक्ट 2013 में इंट्रोड्यूस किया गया एक नया टाइप ऑफ एंटिटी इन द एग्जिस्टिंग लिस्ट दैट इज़ अपार्ट फ्रॉम फॉर्मिंग ए पब्लिक और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, यानी कि पब्लिक और प्राइवेट लिमिटेड के अलावा एक नया एंटिटी और ऐड कर दी गई है कंपनी एक्ट 2013 के अंदर। द एक्ट इनेबल द फॉर्मेशन ऑफ ए न्यू एंटिटी, जिसका नाम क्या है? वन पर्सन कंपनी, जिसे OPC बोला जाता है। एंड OPC मीन्स, OPC का मतलब क्या है? एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है ये, जिसमें सिर्फ एक ही पर्सन होता है, उसका जो मेंबर होता है कंपनी का। तो इसको कुछ रूल्स हैं जो इसके ऊपर लागू होते हैं OPC के ऊपर। अगर ये रूल्स लागू होते हैं तभी क्या कहलाएगी? वन पर्सन कहलाएगी। सबसे पहले आता है मेंबर ऑफ OPC। नाम से क्लियर है कि मेंबर तो सिर्फ वन ही होगा, क्योंकि नाम ही क्या है इसका? वन पर्सन कंपनी। तो सिर्फ ओनली नेचुरल पर्सन हु इज़ एन इंडियन सिटीजन, कहता है सिर्फ एक नेचुरल पर्सन ही जो इंडियन सिटीजन होगा और जो रेजिडेंट होगा इंडिया का, वो मेंबर कहलाएगा OPC का। अब रेजिडेंट इन इंडिया का मतलब क्या है? एक ऐसा पर्सन जो प्रीवियस ईयर के प्रोसीडिंग डेज में वो कम से कम 182 डेज है जो इंडिया के अंदर रहा होगा, तो इसको क्या बोला जाता है? रेजिडेंट इन इंडिया बोला जाता है। यानी कि एक कैलेंडर ईयर के पिछले जो हम ईयर्स में कंसीडर करेंगे, क्या वो 182 डेज इंडिया के अंदर रहा है या नहीं रहा। इसका कंसेप्ट मैं आपको बताती हूँ कैसे होगा ये। जैसे अब हम लेते हैं कि 2023 से 2024 ईयर है जो चल रहा है, हमने ये साल नहीं लेना, इसके प्रीसीडिंग ईयर लेंगे, यानी कि इसके पिछले जो साल होंगे, जैसे 2022 से लेकर के 23, ऐसे 21 से लेकर के 22, ऐसे पिछले सालों में हम कंसीडर करेंगे कि क्या एक पर्सन कम से कम 182 डेज़ है जो इंडिया के अंदर रहा है। अगर 182 डेज़ इंडिया के अंदर रहा है तो क्या कहलाएगा? रेजिडेंस कहलाएगा। यानी कि इंडिया का क्या बन जाएगा? वो रेजिडेंस बन जाएगा। तो रेजिडेंस बन जाएगा तो वो OPC यानी कि वन पर्सन कंपनी को क्या है? वो ओपन कर सकता है इंडिया के अंदर। नेक्स्ट आता है वन पर्सन कैन ओनली वन OPC, कहता है एक पर्सन है तो सिर्फ एक ही OPC को खोल सकता है। ऐसा नहीं कि मैं वन पर्सन कंपनी खोल दी और मैंने 4-5 कंपनियां खोल दी, नहीं। वन पर्सन है तो सिर्फ वन पर्सन ही एक ही OPC को ओपन कर सकता है। जिसकी पेड अप कैपिटल होती है वो 50 लाख से ज़्यादा नहीं हो सकती। जो एवरेज एनुअल टर्नओवर यानी कि जो सेल होएगी 3 सालों की, वो 2 करोड़ से ज़्यादा नहीं हो सकती है। और जो पर्पज़ होता है OPC का, ये जो उद्देश्य होता है इसको बनाने का, ये चैरिटेबल पर्पज़ नहीं होना चाहिए। चैरिटेबल क्या होता है? जो हम समाज सेवा के लिए काम करते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो पर्पज़ है सिर्फ बिजनेस पर्पज़ ही होना चाहिए, चैरिटेबल पर्पज़ है जो नहीं होना चाहिए। कन्वर्जन यानी कि OPC को अब हम कब कन्वर्ट कर सकते हैं पब्लिक या प्राइवेट कंपनी में? जैसे ही हमने OPC ओपन किया है तो कम से कम 2 साल तक तो उसको OPC ही रहना पड़ेगा। अपने आप को वो पब्लिक या प्राइवेट में कन्वर्ट नहीं कर सकती। जैसे 2 साल पूरे हो जाएंगे उसके बाद अगर उसकी OPC की जो पेड अप शेयर कैपिटल है 50 लाख से ज़्यादा हो गई और जो उसकी एवरेज एनुअल सेल है 3 ईयर्स की वो 2 करोड़ से ज़्यादा हो गई, यानी कि जो ये लिमिट रखी गई थी शेयर कैपिटल है जो 50 लाख और जो उसकी सेल है एवरेज सेल 3 साल की वो 2 करोड़ से ज़्यादा होगी, तो यहाँ पे फिर उसका कन्वर्जन करना मैंडेटरी हो जाएगा। OPC या तो पब्लिक कंपनी में कन्वर्ट कर लेगी अपने आप को या फिर प्राइवेट कंपनी के अंदर कन्वर्ट कर लेगी। नेक्स्ट हमारे पास आता है कि इसके बेनिफिट्स क्या हैं। OPC अगर ओपन की जाती है तो इसका क्या बेनिफिट होने वाला है? कहते हैं जो OPC होती है नॉट रिक्वायर्ड टू इंक्लूड कैश फ्लो स्टेटमेंट इन इट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट, यानी कि जो OPC कंपनी होती है इसको कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने की ज़रूरत नहीं होती। जो प्रोविज़न्स होते हैं एनुअल जनरल मीटिंग को बुलाने के, वो यहाँ पे प्रोविज़न्स है जो एनुअल जनरल मीटिंग के, नोटिस फॉर जनरल मीटिंग के, क्वारम फॉर मीटिंग के, प्रॉक्सीज के, ये इसके ऊपर लागू नहीं होते क्योंकि कंपनी को किसने खोला है? एक ही पर्सन ने खोला है, तो कौन सी वो मीटिंग बुलाए, कौन से किसको नोटिस भेजे, किसकी वो प्रॉक्सी लगाए, तो यहाँ पे जो ये ज़रूरत नहीं पड़ती। जो प्रोविज़न्स होते हैं एनुअल जनरल मीटिंग के, नोटिस फॉर जनरल मीटिंग, क्वारम फॉर मीटिंग, प्रॉक्सीज के प्रोविज़न लागू नहीं होते वन पर्सन कंपनी के अंदर।
तो कहते हैं इन दिस चैप्टर प्रॉब्लम रिलेटिंग टू इशू ऑफ शेयर्स हैव बीन डिस्कस इन डिटेल। तो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे क्या, शेयर से रिलेटेड क्या क्या प्रॉब्लम्स आती है बिल्कुल डिटेल में हम कवर करके चलेंगे। बट बिफोर सॉल्विंग द प्रैक्टिकल क्वेश्चन, कहता है प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले इशू ऑफ शेयर के तो ये जानना जरूरी है कि यहाँ पे शेयर क्या होता है, उसके टाइप क्या होता है, उसके मेथड क्या होते हैं। ये आपको मैं नेक्स्ट क्लास में कवर कराऊंगी क्योंकि ये बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है शेयर वाला, कि शेयर क्या होता है, मीनिंग क्या है शेयर का, नेचर क्या है, उसकी क्लास या फिर टाइप कितने शेयर के होते हैं, तो बिल्कुल डिटेल में आपको नेक्स्ट क्लास में कवर कराऊंगी। तो ऐसे ही आप रेगुलर वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल कॉमर्स प्रोफिशिएंसी को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करें। अगर बच्चों आपके कोई क्वेरीज हैं या आपने कोई सजेशंस है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं।